एक तरफ इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि धरती को छोड़कर वो अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं खोज रहा है, और दूसरी तरफ इसी धरती की आधी आबादी यानी औरतें आज भी अपने सम्मान और बराबरी के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। औरतें सुरक्षित रहें, सड़कों पर बिना किसी डर के आजादी के साथ घूमती रहें। इसके लिए अलग अलग देशों की सरकारें लगातार औरतों की सुरक्षा से संबंधित कानून बना रही हैं, पुराने कानूनों को और बेहतर कर रही हैं। इससे फर्क भी पड़ा है, लेकिन कहा जाता है कि भेड़ों को ज्यादा डर भेड़िए से नहीं बल्कि भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए से होता है। ऐसा ही होता है जब शोषक घर की चार दीवारी के अंदर औरतों के साथ उनका शुभचिंतक, उनका मसीहा बनकर रह रहा हो, और ऐसा होने पर कौन सा कानून है जो औरतों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है? मिथिला, कर गार्गी, तूने फिर से टैप खुला छोड़ दिया था। यार ध्यान में नहीं रहा होगा मेरे। हाँ, पर पानी तो खत्म हो गया, टंकी खाली हो गई है, मुझे लेट हो रहा है। फिर से उस मकरन के पास जाना पड़ेगा, मोटर चलाने के लिए बोल लें। मतलब प्लीज यार। टैप तूने खोल के छोड़ा है, अब तू चलेगी मेरे साथ। अरे मत कर ऐसे, मेरे को लेट हो रहा है, उठ। मतलब क्या कर रही है यार? मेरे को अकेले नहीं जाना है, चल। क्या है? क्या काम है? अंकल, हमारे वॉशरूम का टैप खुला रह गया था तो पानी खत्म हो गया। आप प्लीज 5 मिनट के लिए मोटर चला दीजिए। नल तुम लोगों ने खुला छोड़ दिया और तुम्हारे लिए मैं मोटर ऑन कर दूं। शाम को जब मोटर ऑन करूंगा ना तब भर लेना पानी। जाओ यहाँ से। ओ अंकल, क्या शाम को? हाँ, हमें काम अभी है और आप कह रहे हो शाम को चलाओगे। देखिए, मेरे रूम की टंकी भी खाली हो गई है, जाइए मोटर चालू कीजिए। ठीक है 5 मिनट के लिए मोटर ऑन करूंगा, जिसको जितना पानी भरना है भर लो। वाह दीदी, आपने अंकल की कौन सी नस दबा रखी है कि आपको कुछ भी नहीं कहते, उल्टा आपकी सारी बात मान लेते हैं। अरे है एक सीक्रेट। जाओ तुम लोग जाके पहले पानी भरो, मैं वापस मोटर चालू नहीं करवाऊंगी। हाँ अक्षिता, कब हुआ? क्या हुआ मिथिला, क्या हुआ? क्या? पापा को हार्ट अटैक आया है। पापा नहीं। और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। बाबा हम लोगों के लिए कोई भी सेविंग छोड़ के नहीं गए। मैं पढ़ाई करना भी चाहूंगी तो भी नहीं कर पाऊंगी। आई को मेरी जरूरत है यहाँ पे, वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगी। अरे तू वहाँ पे रह के आंटी की कैसे हेल्प कर पाएगी? मिथिला, तुझे वहाँ पे कोई ढंग की जॉब नहीं मिलेगी। देख मेरी बात मान, पढ़ाई मत छोड़, लास्ट ईयर है ये। तू समझ रही है बात को? देख तू यहाँ पे आजा कोल्हापुर में, तू जॉब करके पढ़ाई और फैमिली दोनों को हेल्प कर सकती है ना। सुन मिथिला, तू ना टेंशन मत ले,
मैं तुझे अपने एजेंट का नंबर देती हूँ, उसने मेरे लिए भी जॉब लगवाई थी, तेरे लिए भी कोई जॉब ढूंढ लेगा वो। हाँ ये देखो यहाँ पर हैं सब। दादा आप? पापा ने कॉल करके बताया नहीं कि आप आने वाले थे। अरे तुम्हारे पापा बता देते तो तुम्हारे दादा को तुम्हारी ये पंचायत कैसे पता चलती? हैं? देख लो, तुम्हारे पापा के पैसों से ये पढ़ाई चल रही है इनकी। घारकी के पापा के पैसे है ना, तो उससे वो पंचायत करे या पढ़ाई, आपको क्या करना है? अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर रहने वाले हो या जाने वाले हो? नहीं, वो कमरा तुम्हारे लिए साफ करना पड़ेगा मुझे। नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर में चला जाऊँगा। हाँ ठीक है। मिथिला, तुम्हारे पापा के बारे में पता चला मुझे गार्गी से। आई एम रियली रियली सॉरी, पर तुम चिंता मत करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। ओके थैंक यू। मिल गई जो? क्या हुआ? तू खुश नहीं लग रही है? नहीं, खुश हूँ मैं। बस मैडम, आपका पॉकेट। थैंक यू। मिथिला, मिथिला क्या करे फोन? मिथिला, 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 मिथिला। दीदी, मिथिला को देखा क्या? यहाँ पे आई थी? नहीं। मिथिला? नहीं, अरे यहाँ नहीं आई। क्यों? क्या हुआ? अंकल, आपने मिथिला को देखा क्या? नहीं तो। कहाँ गई मिथिला? मिथिला, 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 मिथिला क्या? मिथिला, मिथिला, अरे योगेश, सर बॉडी पे कलाई काटने के अलावा और कोई घाव नहीं है। शायद इस लड़की ने सुसाइड किया है। किस चीज़ से काटी है कलाई? ब्लेड, चाकू कुछ मिला? नहीं सर, कोई सुसाइड नोट भी नहीं है। शिर, ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की ने अपनी कलाई काट ली और जिस चीज़ से कलाई काटी वही नहीं मिल रही? लड़की का कमरा चेक करो, हो सकता है वहाँ सुसाइड नोट भी मिल जाए। सर, ये घर आप ही का है? हाँ, मेरा पुश्तैनी मकान है ये। क्या नाम है आपका? मकरंद तांबे। वो जो लड़की है वो आपकी कौन लगती थी? साहब वो मेरी किराएदार है, किराएदार थी साहब, मिथिला हेगड़े। साहब वो ये जो है ना, ये गार्गी जो पहली वाली लड़की है ना, वो उसकी रूममेट है। क्या हुआ, सुबह जब इसकी आँख खुली तो मिथिला उसको कमरे में दिखी नहीं, इसलिए घबरा कर मेरे पास आई।
फिर हम सब लोग उसको ढूंढने के लिए गए तो वो वहाँ ऊपर पड़ी मिली। क्या कर रही थी वो ग्रेजुएशन करती थी साहब और साथ साथ नौकरी भी करती थी। ये सारी लड़कियाँ मेरी किराएदार है। ये गार्गी जो है वो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है। ये आरुषि है, ये नौकरी करती है। और ये नैनिका है, वो ग्रेजुएशन के 1st ईयर में है। ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप गर्ल्स का पीजी हॉस्टल चला रहे हैं, लाइसेंस है आपके पास? हाँ साहब, लाइसेंस है मेरे पास। और साहब ये सारी लड़कियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया है। ये मैडम जानती है ना मेरे को। साहब यहाँ पे जो भी नई लड़की आती है ना, मैं सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन करवाता हूँ साहब। सीसीटीवी नहीं है? नहीं है साहब, पर लगवा लूँगा, जल्दी लगवा लूँगा। इन लड़कियों की सेफ्टी के लिए गार्ड तो रखा होगा आपने? अरे साहब मैं रिटायर आदमी हूँ साहब, ये जो किराया देती है उसमें से मुश्किल से मेरा खर्चा चलता है। अब मैं इतने कम पैसों में गार्ड कहाँ से रखूँगा? जब आप इन लड़कियों की सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं कर सकते तो ये गर्ल्स पीजी हॉस्टल चला क्यों रहे हैं? साहब 10 साल से हॉस्टल चला रहा हूँ साहब, और इनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन लड़कियों के पास उनके अपने कमरे की चाबियाँ भी है। आपकी फैमिली का? मेरी बीवी की डेथ हो गई साहब, मेरे कोई बच्चे नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा घर है तो मैं कमरे किराए पे देता हूँ। कल रात यहाँ पर आप और ये लड़कियाँ ही थी या कोई और भी था? नहीं साहब, कल रात को ये गार्गी है ना, उसका भाई यहाँ पर आया था, वो रहा था यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर रहने वाले हो या जाने वाले हो? क्या नाम है उसका? शक्ति। तो ये लड़कियों के पीजी हॉस्टल में आपने लड़के को कैसे ठहरने दिया? एक्चुअली क्या है साहब, ये जो गार्गी है ना, इसके पिताजी बाबूराव, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। तो शक्ति अपनी बहन से मिलने के लिए कभी कभी यहाँ आ जाता है। वैसे उसको कल लेट हो गया तो यहीं पे रुका था। पीछे की तरफ एक कमरा है साहब, वो वहीं पे रुका था। अभी कहाँ? क्या? कौन? शक्ति। सर वो सुबह चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। पता कैसे नहीं चला? सर क्या है कि वो उस कमरे से ना बाहर जाने के लिए एक और रास्ता है, तो वहाँ से जाने के लिए फिर यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हो सकता है वो उसी रास्ते से बाहर चला गया होगा और मुझे पता नहीं चला होगा। योगेश कुछ मिला? सर यहाँ पे कुछ नहीं है। चढ़ना ऊपर। ओके सर। चढ़ सकते हो? हाँ सर। आराम से आराम से। तुम लड़कियां एक अकेले आदमी के साथ इस घर में रहती हो, कभी कोई परेशानी नहीं होती? वो सर यहाँ रेंट बाकी सब जगह से कम है, और मकरंद अंकल ये साइड पे अपने रूम में रहते थे और हम लोग सब लोग उस साइड पे। ना हमारा किसी से लेना ना देना था, तो प्रॉब्लम कहाँ से होगी? मिथिला तुम्हारी रूममेट थी ना? कल रात को क्या हुआ था पूरा डिटेल में बताओ। सर कल मैं 12 बजे तक पढ़ रही थी, उसके बाद मैं सो गई। फिर मिथिला कब रूम से बाहर गई, क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मिथिला परेशान थी क्या? मतलब इतनी ज़्यादा परेशान कि वो सुसाइड कर ले? सर मिथिला के पापा की 2 महीने पहले डेथ हो गई थी, तब से वो बहुत परेशान थी। उसको पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा कहा उसने तुमसे? जी सर। सर पर जब से उसकी जॉब लगी थी ना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है। वो टाइम पर घर पे पैसे भी भेजती थी और कॉलेज भी जाती थी। इनफैक्ट काफ़ी खुश थी वो, और एक बार तो उसने हमें पार्टी भी दी थी। नहीं दीदी, वो खुश रहने का सिर्फ दिखावा कर रही थी बाहर से। सर वो अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि मैंने खुद कितनी बार मिथिला को रात को चुप चुपके से रोते हुए देखा है। मिथिला का किसी से कोई अफेयर वगैरह था क्या? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। तुम्हारा भाई शक्ति यहाँ रुका हुआ था रात को, सुबह बिना तुमसे मिले चला गया। सर शक्ति दादा ने मुझे रात को ही बता दिया था कि वो सुबह जल्दी चले जाएंगे। सर
गार्गी और मिथिला के रूम से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन ये फ़ोन मिला है। सर ये फ़ोन तो मिथिला का ही है। फॉरेंसिक में भेज दो इसको। और सर ये 2 लाख रुपए मिले हैं कबर्ड से। अभी थोड़ी देर पहले तुम बता रही थी कि उसके पिताजी का देहांत हो गया 2 महीने पहले और पैसों को लेके बहुत परेशान थी वो। अब अचानक से ये 2 लाख कहाँ से आ गए? सर मुझे नहीं पता है, मिथिला ने कभी मुझे इन पैसों के बारे में नहीं बताया। अपने भाई को फ़ोन करके बुलाओ, बात करनी है उससे। जी सर। मकरंद का कहना है कि गार्गी का भाई शक्ति यहां से बाहर गया। शिरके कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिथिला का मर्डर करके सीन को सुसाइड में कन्वर्ट किया है? क्योंकि अदरवाइज ब्लेड चाकू जैसी कोई चीज़ तो हमें मिलती जिससे उसने नस काटी। मुझे भी ऐसे ही लगता है सर। ये बाउंड्री देखिए ना, इस पे कोई भी आसानी से चढ़ के घर की छत पे चढ़ सकता है, और अगर कोई ऊपर से मदद करने वाला हो तो ये काम और भी आसान है। हो सकता है कि आने वाला मिथिला का बॉयफ्रेंड हो या इन तीनों लड़कियों में से किसी एक का बॉयफ्रेंड हो। मिथिला और इन तीनों लड़कियों के साथ साथ मकरंद का सीडीआर भी निकल गया। पता करो कि इन चारों लड़कियों में आपस में बनती कैसे थी। इस मकरंद के साथ कोई मसला था क्या, या मोहल्ले का कोई मंचला मिथिला पे नजर रखे हुए था, उसे परेशान करता था क्या? और तृप्ति, सबसे पहले मिथिला के ऑफिस जाके जो 2 लाख हमें मिले हैं, पता करो वो पैसा ऑफिस का तो नहीं है। सर मैडम, ऑफिस के सारे पैसे की लेन देन मैं ही हैंडल करती हूँ। फिर मिथिला जैसी नई लड़की जो रिसेप्शनिस्ट हो, उसे मैं 2 लाख रुपए क्यों दूंगी? आप चाहो तो हमारा लेजर चेक कर सकते हो मैडम, इसमें एक एक पैसे का हिसाब लिखा है। मिथिला को कोई प्रॉब्लम थी ऑफिस में? कोई लव अफेयर? ऑफिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो बाहर जाकर अपनी लाइफ में क्या करती थी, इसमें कंपनी का क्या लेना देना? घर जाने की इतनी क्या जल्दी थी कि सुबह 6 बजे निकल गए? सर मिथिला के सुसाइड से शक्ति का क्या लेना देना? इसे तो मैं ही भेजता था गार्गी से मिलने के लिए, वरना ये वहाँ क्यों जाता? कल भी मैंने ही भेजा था इसे। मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। बैठ जाइए। मिथिला से बातचीत होती थी तुम्हारी? हाँ सर, ज़रूरत भर की बात होती थी। ज़रूरत भर की? कोई यारी दोस्ती, प्यार मोहब्बत? नहीं सर, गार्गी यहीं बैठी है, ऐसा कुछ नहीं था सर, आप उसे पूछ सकते हैं। कुछ दिखाओ। वही देखने की कोशिश कर रहा था। मिथिला 20,000 की सैलरी में जॉब कर रही थी, साथ साथ पढ़ाई कर रही थी और आपको भी पैसे भेज रही थी। उसकी जॉब लगे सिर्फ 2 महीने हुए थे, लेकिन उसके कबर्ड से हमें 2 लाख रुपया कैश मिला। उसके ऑफिस वाले ने दिए होंगे सर। उसके ऑफिस में हमने बात की, वो पैसा ऑफिस का नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है जो मिथिला को इतना पैसा देगा? पता नहीं सर। मिथिला की जिंदगी में कोई लड़का? वो यहाँ कोल्हापुर में रहती थी। अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़का था भी तो हमें कैसे पता होगा? उसकी रूममेट है गार्गी। गार्गी से तो कोई परेशानी नहीं थी। नहीं सर, गार्गी तो उसकी बहन जैसी थी। हम तो जलगांव में रहते हैं, यहाँ कोल्हापुर में गार्गी उसकी फैमिली थी। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। सांगली से लेकर कोल्हापुर तक कुछ भी हो, आपको हमेशा मेरी गलती दिखाई दी है पापा। तो बोलता क्यों नहीं? सुबह जब 6 बजे यहाँ से निकला था तू, तो सांगली 12 बजे क्यों पहुंचा? सच बता शक्ति, तेरा उस लड़की के साथ कुछ चल रहा था क्या? बाबा अगर ऐसा कुछ भी होता दादा और मिथिला के बीच में, तो मुझे तो पता ही होता ना। ठीक है, देखते हैं। सर, ये मिथिला की कॉल डिटेल्स मैंने चेक किए हैं। अफेयर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है सर, लेकिन इस मिथिला ने 20 तारीख को ऑफिस से निकलने के बाद जनजीवन पार्टी के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे को फ़ोन किया था। और सर, उसके फ़ोन लोकेशन के हिसाब से वो अपने हॉस्टल नहीं गई थी, बल्कि डायरेक्ट प्रभाकर शिंदे के घर गई थी। मिथिला जैसी आम लड़की प्रभाकर शिंदे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हुई। मैं जानता था इस लड़की को। मिथिला
हुआ ये कि एक जॉब एजेंट है मनक लखेरा, इधर सिटी मार्केट में बैठता है। तो ये लड़की उसके पास गई थी जॉब मांगने। सर प्लीज सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। कोई भी काम कहीं पर भी हो मैं करने के लिए रेडी हूँ सर। देखो तुम्हें सही बता रहा हूँ कि जॉब तो मार्केट में है नहीं, पर तुमको अगर जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो ये काम कर सकती है। हाँ सर बताइए, मैं करूँगी। तो उसने मेरे पास भेज दिया इस मिथिला को। उसको जॉब की जरूरत थी, मैंने ही जॉब लगवाया उसको। शिंदे जी, ये तो 2 महीने पुरानी बात हो गई। परसों वो क्यों आई थी? पापा ने जहाँ जॉब लगवाई थी उसकी वहाँ पैसे कम मिल रहे थे उसे, तो दूसरी जॉब ढूंढ रही थी, उसी बारे में बात करने आई थी। सर प्लीज़ मेरी जॉब चेंज करवा दीजिए आप प्लीज़ सर। आपने कुछ पैसे भी दिए थे मिथिला को? उसको जरूरत थी, बहुत प्रॉब्लम में थी लड़की, तो मैंने 5,000 रुपए दिया उसको खर्चे पाने के लिए। 5,000? आपने 2 लाख रुपए दिए थे। 2 लाख? क्या धवल, इतने पैसे है क्या आजकल पॉलिटिक्स में? सर ये आपकी नजरिए का प्रॉब्लम है। सच कहता हूं, ऐसे किसी को भी 2-2 लाख बांटने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं मान रहा हूं ना, मैंने 5,000 रुपए दिए उसको, उसके ऊपर एक पैसा नहीं दिया। सर मिथिला ने मुझसे बात की थी। एक्चुअली क्या है कि वो जॉब बदलना चाहती थी और मार्केट की हालत इतनी खराब थी कि मैं चाहकर भी उसकी मदद कर नहीं सकता था। पर मैंने उसको ये कहा था कि तुम जो भी जॉब कर रही हो उसको कंटिन्यू रखो और जैसी कोई नई जॉब आएगी मैं तुम्हें दे दूंगा। पता नहीं उसकी वजह से मुझे कॉल नहीं किया। मिथिला अपनी औकात से बाहर आ रही थी और अब तुम अपनी औकात से बाहर आ रही हो। मैंने अभी अपनी औकात दिखाई नहीं है। अगर औकात दिखा दी तो बर्बाद हो जाओगे। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी ही समझ लो, क्योंकि सीधी बात तो तुमको समझ में आएगी नहीं। सर मिथिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से मिथिला 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने सुसाइड किया है या मर्डर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। ये तो केस ही उलझ गया सिर के। डॉक्टर्स को बोलो कि मिथिला के बच्चे का विसरा प्रिजर्व करें, क्योंकि ये बच्चा उसके मर्डर या सुसाइड का कारण हो सकता है। और मिथिला की माँ से बात करो। मैडम, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी लड़की के बारे में नहीं जानती, तो फिर मैं कैसे बताऊँ कि मिथिला किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। गार्गी कहाँ गई थी? पता नहीं मैडम, हमारी सो के उठने से पहले ही वो रूम से कहीं चली गई थी। हमें नहीं पता गार्गी कहाँ है, और इनफैक्ट मिथिला की प्रेगनेंसी की बात भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। तृप्ति, ये गार्गी का फ़ोन तो बंद आ रहा है। मेरी उसकी फादर से बात हुई, वो सांगली में ही है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि गार्गी कहाँ है। ठीक है सर, मैं उसका फ़ोन सर्वेलेंस पे डालती हूँ ट्रैकिंग के लिए। सर मैम, मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। वो जिस दिन मिथिला की डेड बॉडी टेरेस पर मिली थी, गार्गी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। इतनी परेशान कि जैसे उसे पहले से ही पता हो कि मिथिला को कुछ हो गया है। कहना क्या चाहती हैं आप? सर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मिथिला की डेथ के बाद से गार्गी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है। आपस की बात पुलिस को क्यों बता रही है? तो झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ दीदी, जो सच है वही बोल रही हूँ। अपने अपने घरों से दूर रहकर पढ़ाई कर रही 2 रूममेट्स मिथिला और गार्गी के जीवन में कुछ तो बेहद संदेहास्पद चल रहा था। मिथिला की सीक्रेट प्रेगनेंसी उसकी हत्या या आत्महत्या के कंफ्यूजन को और ज्यादा बढ़ावा दे रही थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। जिसे पता हो सकता था वो थी गार्गी, और गार्गी अचानक गायब हो गई थी। सवाल कई थे जिनके जवाब पुलिस को ढूंढने थे, और शुरुआत उन्होंने गार्गी को ढूंढने से की। गार्गी मिली भी, मगर पुलिस को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले, बल्कि उनके सवालों की फहरिस्त और ज्यादा लंबी होती चली गई।
सर यहाँ 1 महीने पहले टेक्निकल रीजंस की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया था, लेकिन आज जब लेबर्स फिर से काम शुरू करने आए तो उन्हें खुदाई में ये डेड बॉडी मिली और लेबरर्स ने हमें इन्फॉर्म किया है। गार्गी की बॉडी है सर। पहले मिथिला और अब आपकी बेटी गार्गी, दोनों का इस तरह से मारा जाना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि गार्गी को मिथिला के बारे में या उसकी मौत के बारे में कुछ ऐसा पता था जो मिथिला का किलर नहीं चाहता था कि गार्गी सबको बताए, और इसीलिए उसने गार्गी को मार दिया। सर आखिर गार्गी मिथिला के बारे में ऐसा क्या जानती होगी? शायद मिथिला के होने वाले बच्चे के पिता का नाम। क्या मिथिला प्रेग्नेंट थी? 2 महीने से। क्यों, तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि मिथिला कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, अब मुझ पे फालतू में शक कर रहे हैं। अगर फालतू में शक कर रहे हैं तो डीएनए टेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा तुम्हें? आरुषि दी, दीदी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं रेंट देने आई थी। पर आप तो ऑनलाइन पे करते हो ना? हाँ, पर मेरा अकाउंट लॉक हो गया ना, तो सोचा कैश दे दो। सर, गार्गी की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। 24 से 25 जनवरी की रात 2 से 5 बजे के बीच, जिस रात गार्गी हॉस्टल से गायब हुई थी। सर, मैंने गार्गी के फ़ोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स चेक की है। एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आई है सर। इनके हिसाब से गार्गी भी प्रभाकर शिंदे के यहाँ गई थी 25 तारीख को रात में 1 बजे। नेताजी, मिथिला आपके पास काम के लिए आई थी। गार्गी आपके पास क्यों आई थी? उसे आपसे क्या काम था? गार्गी को नेताजी से काम नहीं था, बल्कि नेताजी को गार्गी से काम था। नेताजी गार्गी के साथ कुछ डील करने वाले थे जो हो नहीं पाई। क्यों? ये कौन सी डील की बात कर रहे हैं? मिथिला के बच्चे का नाम ना बताने की डील, जो बच्चा आपका था। पाटिल, औकात में रहकर बात करो। 2 मिनट नहीं लगेगा आप सबकी वर्दी उतरवाने में। तो उसे मैंने बोला था नेताजी हैं, ऐसे काबू में नहीं आएंगे वो। दे दो इनको, दे दो। लीजिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है आपके डीएनए टेस्ट का। और वैसे ये औकात देखने दिखाने वाली बातें तो हम करते नहीं, क्योंकि हमारा इस देश के कानून में विश्वास है, जो आप जैसे नेताओं को उनकी औकात याद दिलाने के लिए काफी है। चलिए। सर, मिथिला के बच्चे का डीएनए शक्ति से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभाकर शिंदे से 50% मैच कर रहा है। प्रभाकर शिंदे का ब्लड रिलेटिव, यानी उसका बेटा धवल शिंदे। सर, मेरा कोई अफेयर नहीं था मिथिला के साथ। मैंने तो उसे पापा के साथ देख लिया था, सोते हुए। नशे में था सर मैं। इतनी खूबसूरत लड़की को देख के दिमाग खराब हो गया था मेरा। और उसके बाद जब वो घर से निकली तो पीछा किया उसका मैंने। सर, उसके बाद इस लड़की से मैं मिला तक नहीं हूं। मुझे तो पता भी नहीं था सर कि ये प्रेग्नेंट है। मेरा छोड़िए सर, उसे खुद नहीं पता था कि वो बच्चा किसका है, पापा का, मेरा या वो मनक का। वो जॉब एजेंट? हाँ सर। सर एक्चुअली मिथिला को नौकरी की जरूरत थी और मंत्री जी को मिथिला जैसी खूबसूरत लड़कियों की जरूरत थी। बस इसीलिए मैं मिथिला को मंत्री जी के पास लेकर गया था। हम जैसे नेता जनता की सेवा के लिए तो है, बस एक ही सवाल है कि सेवा के बदले आप मेवा क्या देती हो? सब मैं क्या दे सकती हूँ आपको? खुद की तरफ देख के तो देखो क्या दे सकती हो। एक बार हाँ बोलकर तो देखो। दुनिया कदमों में लाके रख दूंगा। दुनिया। हाँ, अरे मिथिला अच्छी लड़की, लेकिन सर उसको पैसों की जरूरत थी। इसी वो दिन भाग जरूर गई, लेकिन
2 दिन के बाद फिर मेरे ऑफिस में वो आई थी। सर प्लीज़ मुझे एक बार मंत्री जी से मिलवा दीजिए। अब मैं इस बार नहीं भागूंगी सर। सर मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तुम भागोगी या नहीं भागोगी ये तो अब मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। अरे तो तुम के दलाल अपना झूठा मेरे को भेजेगा तू सली। अरे शट, तो पहले तुमने मिथिला का रेप किया, बाद में नेताजी के पास ले गए तो तुमने उसका रेप किया, और उसके बाद तुम्हारे बेटे धवल ने उसका रेप किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारे पास आई। बाप की थाली में मुंह मारेगा तू, और वो भी अकल नहीं है। पापा नादानी में हो गया। अब मंत्री जी इस लड़की का क्या करना है? बच्चा है पेट में तो गिरा दो। ये 2 लाख रुपए। पर मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। अबॉर्शन कराना पाप होता है। सर मिथिला तो एबॉर्शन के लिए मान ही नहीं रही थी। मैंने जैसे तैसे उसको मनाया, पता नहीं उस रात को जाके उसने सुसाइड क्यों कर लिया, मैं समझ नहीं पाया। मिथिला ने सुसाइड नहीं किया और ना ही वो कभी एबॉर्शन के लिए मानी थी। तुम लोगों ने उसे मार के सुसाइड का सीन क्रिएट किया। नहीं सर, मैं एक्चुअली अगले दिन एबॉर्शन के लिए उसके साथ जाने वाला था। उस वक्त उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर हो गया ये मुझे सच में नहीं पता है। गार्गी को उसने सब बता दिया था ना तुम लोगों के बारे में? हाँ बताया था सर। फिर गार्गी ने हमें क्यों नहीं बताया? वो आपको क्यों बताती सर? उसका फायदा तो चुप रहने में था। देखो नेताजी, आपकी लोकल वर्क्स डिपार्टमेंट में काफी पहुंच है, वहाँ पे जॉब निकली है, मेरी जॉब लगवा दो। 1 मिनट, लेकिन इस काम के लिए आप इतनी आधी रात ऐसे अचानक? मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, आपके और मिथिला के बारे में। ओह, तो गार्गी तुम लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए तुम लोगों ने उसे मार दिया ताकि तुम्हारी मुसीबत जड़ से खत्म हो जाए। हत्या राजनीति में सबसे आखिरी रास्ता होता है सर, सबसे पहला नहीं। आज तक मैंने इतने लड़कियों को नौकरी लगवाई है, एक और, उसमें क्या क्या कठिन था? इस बात की क्या गारंटी थी कि गार्गी फिर से ब्लैकमेल नहीं करती? सर जब करती तब देखता, लेकिन अब जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने में कुछ मतलब ही नहीं था। सर आप वो लोकल वर्क डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए सर। गार्गी रात को मेरे घर आई, उसके दूसरे दिन सुबह मैंने उसके जॉब के लिए बात की थी। अगर उसको मुझे मारना ही होता तो मैं उसके जॉब क्यों लगवाता? चलो मान लेता हूँ कि मिथिला और गार्गी के केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रेप तो तुमने किया है। शिरके, नेताजी, उनका बेटा धवल और मानक, तीनों पे रेप का केस डालो। और तृप्ति, उन सभी लड़कियों से बात करो जिनकी नौकरी नेताजी और मानक ने मिलकर लगवाई है। आई एम श्योर उनमें कई लड़कियां ऐसी होंगी जिनका इन्होंने शोषण किया। ये प्रभाकर सही कह रहा था, इसने एक लोकल वर्क डिपार्टमेंट में गार्गी की जॉब के लिए बात भी की थी सर। लेकिन जनवरी 22, 23, 24 प्रभाकर, उसका बेटा धवल और वो जॉब एजेंट मानक, इन तीनों की फ़ोन की लोकेशन ना तो मिथिला के हॉस्टल के पास की है और ना ही उस कंस्ट्रक्शन साइट की जहाँ में गार्गी की डेड बॉडी मिली। इन दोनों केसेस को फिर से खंगालो शिरके। हो सकता है किसी ने इस बात का फायदा उठा के गार्गी और मिथिला का मर्डर किया है कि ये दोनों इन चक्करों में उलझी हुई हैं और पुलिस दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देगी। ठीक है सर। सर मैं तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाई मकरंद अंकल के पीजी में। वो लड़कियों को ना ऐसे घूरते थे जैसे खा ही जाएंगे। वहाँ तो सिर्फ आरुषि ही रह सकती थी और वो अभी भी वहीं रह रही है। आरुषि? यस मैडम। वैसे तो मकरंद अंकल सब लड़कियों पर बहुत हावी रहते थे, लेकिन आरुषि को वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। लगता है डरते थे वो उससे। सर ये मकरंद कैरेक्टर का ढीला आदमी है। इस रीज़न के वजह से मकरंद के पीजी में कोई लड़कियां ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाती थी। लेकिन सर ये आरुषि पिछले 3 साल से मकरंद के पीजी में रह रही है। और सर मकरंद के पीजी में जितनी भी लड़कियां हैं सभी का कहना है कि मकरंद आरुषि से डरता है। और मैंने मकरंद के बैंक स्टेटमेंट भी चेक किए हैं सर। सभी लड़कियों ने पीजी का रेगुलर रेंट उस पर ट्रांसफ़र किया है, लेकिन आरुषि का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ये आरुषि रेंट नहीं दे रही? सर सिर्फ आरुषि ही नहीं, आरुषि की रूममेट नैनिका जो मकरंद के पीजी में 4 महीने पहले शिफ्ट हुई है, उसने भी सिर्फ मकरंद को 1 महीने का रेंट दिया है। उसके बाद उसने भी मकरंद को रेंट देना बंद कर दिया है। सर आरुषि दी ने बोला था कि मैं उन्हें अपना रेंट दे दिया करूँ, तो फिर अपना रेंट मिलाकर मकरंद अंकल को पे कर दिया करेंगी।
मैं वही करती थी। मैं हर महीने अपने हिस्से का रेंट आरुषि दी को दे दिया करती थी। नैनिका, तुम्हें पता है आरुषि ने पिछले 3 साल से रेंट का 1 रुपया भी नहीं दिया है। इनफैक्ट वो तुम्हारे पैसे भी अपने पास रख रही थी। नहीं सर, मैं अपना और नैनिका का रेंट मकरंद अंकल को कैश में देती थी। अगर रेंट कैश में देती थी तो मकरंद कोई रिसीट वगैरह देता होगा ना, दिखा दो। सर इतने दिन से हम वहाँ रह रहे थे, इतना भरोसा तो था अंकल पे। कितना रेंट है तुम्हारा? 6000। तो ये 6000 तुम घर पे तो छापती नहीं होगी ना, बैंक से विड्रॉ करती होगी। अपना बैंक का स्टेटमेंट दे दो। वो सर साफ साफ बता दो तुम्हारे और मकरंद के बीच क्या चल रहा था जो वो तुमसे रेंट नहीं ले रहा था। चक्कर चल रहा था आरुषि दी का मकरंद अंकल के साथ। ऐसा सारी पीजी की लड़कियां बोलती थी। सर चक्कर तो उस नैनिका का चल रहा था गार्गी के भाई शक्ति के साथ। सर ये बात सच है कि मैं शक्ति को पसंद करती थी, लेकिन वो एक नंबर का कमीना है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसका मुंह नोच लूं। क्यों? नानिका, नानिका क्या कर रही हो ये? अरे क्या हुआ? उठो यहाँ से, बाहर निकलो। अरे अरे निकलो यहाँ से। शक्ति क्या है? जाओ यहाँ से। शक्ति क्यों ऐसे बात कर रहे हो? दादा क्या हुआ? पूछो इस नानिका से, जबरदस्ती गले पड़ी है मेरे। ओए शक्ति, एक तो सुबह से मेरे आगे पीछे घूम रहा है और अभी बोल रहा है मैं तेरे गले पड़ी हुई। हाँ सीधा सीधा बोलना कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। नहीं क्या? अपने भाई का इलाज कराओ वरना मोहल्ले वाले ना शादी के बाद मजे लूटेंगे। तमीज अपना मुंह संभाल के बात कर। शक्ति ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी और गार्गी ने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा। बुरा तो बहुत लगा होगा तुम्हें। हाँ सर लगा तो था, इसी वजह से गार्गी और मेरे बीच में बात नहीं होती थी। शक्ति गार्गी का भाई था, गार्गी मिथिला की रूममेट थी। उन दोनों ने नैनिका को सपोर्ट नहीं किया, समझ में आता। लेकिन तुम तो नैनिका की रूममेट थी, तुम्हें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए था। मैं कैसे सपोर्ट करती उसको सर? मैं जानती थी कि नैनिका खुद अपने आप को फोर्स करती थी शक्ति पर। मैंने खुद देखा है सर। खुद देखा मतलब? दरअसल वो पीजी हॉस्टल सिर्फ हॉस्टल नहीं है, मकरंद अंकल का फिल्म स्टूडियो है। इधर आ। ये क्या है? ये पीजी के नाम पे फिल्म स्टूडियो चला रहा था क्या? हाँ? और जब आरुषि को पता चल गया तो वो किसी को बता ना दे, इसलिए बिना रेंट के उसे रहने दिया। हाँ, बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ ये कर रहा था। जब मिथिला और गार्गी को पता चल गया कि तेरी पोल ना खुल जाए, इसलिए दोनों को मार दिया। साहब मिथिला ने सुसाइड किया है, आप फुटेज में देख लो। साहब सुबह जब मैंने ये फुटेज देखा तो दौड़कर मैं टेरेस पर गया साहब। तब तक मिथिला मर चुकी थी। उसने अपनी हाथ की कलाई काटने के लिए मेरे किचन का चाकू इस्तेमाल किया था। मैं डर गया, इसीलिए चाकू लेकर वहां से भाग गया। साहब आरुषि जानती है सब कुछ, उसने भी फुटेज देखा है सारा। और गार्गी? उसका नहीं पता साहब मुझे, वो तो अपने कमरे में थी नहीं। उस रात कार में बैठकर गार्गी के जाने का फुटेज है? हाँ है। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब पता करवाओ ये गाड़ी किसकी है।
सर इधर आइए। ये देखिए सर, इन औजारों पे लगी मिट्टी को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजो, और कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी से ये मिट्टी मैच होती है क्या देखो। मेहमान आ गए क्या थाने? जी सर। तुम्हारी गाड़ी में जो औजार है ना, उनकी मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी से 100% मैच होती है। अब ज्यादा मेहनत मत करवाओ, बताओ क्यों मारा गार्गी को? सर मैंने नहीं मारा गार्गी को। देखो ये तुम्हारी गाड़ी है, कहाँ जा रही है गार्गी इसमें बैठ के? हाँ सर, ये कार तो मेरी है, लेकिन ये कार हमेशा गैरेज में खड़ी रहती है। कभी कभी मेरा बेटा शक्ति इसे निकालता है ताकि चलती फिरती रहे। 24-25 जनवरी की रात को शक्ति लेके गया था ये गाड़ी। 24-25? हाँ सर, शक्ति के किसी दोस्त का बर्थडे था तो वो ये कार लेकर गया था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो पापा मुझे निकम्मा समझते थे। कुछ कमाने के बारे में सोचना, मुफ्त की रोटियां मत तोड़ना। यहाँ सोच जरा, पता नहीं कब सुधरेगा ये। गार्गी का चौकीदार बना के रखा था मुझे, जब देखो तब उसको देखने के लिए भेज देते थे। यहाँ तक कि सारा पैसा उसकी पढ़ाई पे खर्च कर देते थे। मैं समझ गया था कि गार्गी के रहते हुए मुझे पापा से एक भी ढेला मिलने वाला नहीं है। गार्गी को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। सबसे पहले मैंने गार्गी की लाश को डंप करने की जगह ढूंढी, फिर उसे बुरा दिखाने के लिए मैंने गार्गी और नैनिका में झगड़ा करवाया। अपने भाई का इलाज कराओ, वरना मोहल्ले वाले ना शादी के बाद मजे लूटेंगे। तमीज, अपना मुंह संभाल के बात कर। मेरी प्लानिंग हो चुकी थी। गार्गी को मिथिला ने अपने प्रेगनेंसी और रेप के बारे में बताया। तब मैं हॉस्टल में ही था, गार्गी ने मुझे बताया। वो तो पुलिस में जाने वाली थी। फिर मैंने उसे ब्लैकमेल करके लोकल वर्क्स डिपार्टमेंट में काम लेने का सपना दिखाया, लेकिन फिर उसी रात मिथिला ने सुसाइड कर लिया। मुझे लगा गार्गी पुलिस को सब बता देगी, लेकिन जॉब की वजह से उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया, और यही तो मुझे चाहिए था। क्या चाहिए? सर, मिथिला के केस में आपको प्रभाकर के बारे में पता चला। गार्गी प्रभाकर को ब्लैकमेल कर रही है, ये पता चला तो पुलिस का सारा डाउट तो प्रभाकर के ऊपर जाएगा, मेरे ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। मेरी प्लानिंग के हिसाब से मैं गार्गी को प्रभाकर के पास ले गया। गार्गी ने प्रभाकर को ब्लैकमेल किया, फिर मैं गार्गी को एक सुनसान जगह पर लेके गया। क्या हुआ भाई? पीछे से कुछ आवाज आ रही है, तुम बैठो मैं देखता हूँ। तो गार्गी की लाश को गाड़ी में डाल के कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दिया। भगवान तेरे जैसा भाई किसी बहन को ना दे। माना मिथिला की जिंदगी में मुसीबतें थी और उसने शॉर्टकट अपनाकर गलती भी कर दी, मगर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो अपनी गलती सुधारकर नई शुरुआत कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। और आत्महत्या तो कोई रास्ता ही नहीं है, ये तो रास्ते का अंत है। ये बात मिथिला को समझ में नहीं आई। अब शक्ति के बारे में क्या कहें? शक्ति खुद काबिल नहीं था, इसलिए अपनी बहन गार्गी की काबिलियत उसकी आंखों में खटकती थी। शक्ति ने अपनी कमियों को दूर करने की जगह अपनी कमियों का ठीकरा गार्गी के सर पे फोड़ दिया और उसकी हत्या कर दी, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। एक जरा सी गलती या लापरवाही इंसान के लिए उम्र भर का नासूर और दुख बन सकती है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन सत्य ये है कि आज भले लोगों के साथ ही ज्यादा बुरा होता है। इसलिए अपने शो के माध्यम से हम आपको हमेशा सतर्क करते रहते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज समाज में अपराध जिस तरह से अपने खूनी पंजे फैला रहा है, उससे किसी भी इंसान का जीवन अछूता नहीं है। हम आए दिन अखबार में खून, बलात्कार, अपहरण की खबरें पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आज जो केस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, उसने साल 2020 में पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा केस था जिसने हैवानियत का ऐसा भद्दा चेहरा दुनिया को दिखाया था कि उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। एक लड़की के दामन और उसकी जिंदगी में इतने जख्म थे कि उन्हें गिन पाना बेहद मुश्किल था। आखिर कौन थी वो लड़की और क्या थी उसकी कहानी?
ऑयल पेंट पेंटिंग का सबसे अच्छा मीडियम लगता है मुझे, लेकिन इसे सूखने में समय लग सकता है। अब अच्छी चीज के लिए इंतजार तो करना पड़ता है ना? तो चलो इंतजार करते हैं। इंतजार तो हम करते हैं, लेकिन अच्छी चीज है कि हमारे हाथों से फिसलती चली जाती है। विक्रांत भाई, मुझे ना माँ के साथ कहीं बाहर जाना है। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे चाची जी, अब देखिए क्या है ना कि मैंने हमारी इस ऑनलाइन सेलिब्रिटी को शिकायत की थी अभी। अब मैं दिल्ली से लखनऊ ये सोच के आया हूं कि हम सब एक साथ रहेंगे, पर कहां रह रहे हैं? ये तो भाग रही है। भैया भाग कहाँ रही है ये तो शादी करके अपने ससुराल जा रही है। चल अब पार्लर की देर हो रही है, शादी में सुंदर दिख रहा है ना तुझे? हाँ चलो चलो अच्छा बेटा, हम लोग शॉपिंग करते हैं। हाँ चलो। सर मैं गाड़ी की पूरी डिटेल्स आपको दे देता हूँ। ये मेरी होने वाली बहू है, इस कार की असली ओनर। तो इसे समझाइएगा ना, तुम्हें जो भी महंगी से महंगी कार पसंद है ना वही लेना, इस नालायक की मत सुनना। क्या पापा, आप भी कम से कम होने वाली वाइफ के सामने तो मेरी इंसल्ट मत करिए। अरे तुम्हारी होगी तब होगी, लेकिन हमने तो इसे अभी से दिल से अपना मान लिया है। अरे क्या दो दो पंखा चला रखा, एसी भी चल रहा है, और तुम किचन से आई हो तो कम से कम लाइट तो ऑफ कर देती। जानती हो पिछली बार 2000 बिजली का बिल आया था, तब मुझे ही करना पड़ता है। अबे 1000-2000 जोड़कर आप अपना बिजनेस तो नहीं ना बचा पाएंगे। इतनी लेनदारी चढ़ी है सर के ऊपर, आग लगे ऐसे सीमेंट के बिजनेस को बंद कर दीजिए इसे। लाखों कमा कर दिया इस बिजनेस ने, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? बस समझ लो गंगोली के भाग्य से। मयंक, अब मुझे ना मार्केट जाना है, तुम ऑफिस से आते वक्त मुझे लेने आ सकते हो क्या? हाँ हाँ श्योर। ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं, मैं बस रास्ते पर जा रहा था और एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। तो ग्रह नक्षत्र सही नहीं लग रहे। शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उल्टा रंगोली के नसीब से मयांक के सर से इतना बड़ा ग्रह कट गया, हमें जल्द से जल्द इनकी सगाई कर देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगले हफ्ते ही सगाई कर देते हैं। हाय, कितनी सुंदर लग रही मेरी गुड़िया। अरे हेलो, सबने आने में बड़ी देर कर दी है, फोन भी नहीं लग रहा है। अरे लगता आ गया, देखो तो जरा। मिस रंगोली, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसी कंप्लेंट? मयंक सिंह की किडनैपिंग की। कहाँ है मयंक और क्या हुआ है उसके साथ? तूने बंदूक की नोक पर उठाया है मेरे बेटे को। ये आप मेरी बेटी पे ना झूठा आरोप लगा रही है। आरोप नहीं लगा रहे, सच कह रहे हैं। अरे हमने अपने कानों से सुना था इसे मयंक के एक्सीडेंट के बाद किसी से बात करते हुए। कह रही थी अभी तो मयंक बच गया, लेकिन सगाई किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। ये क्या बोले जा रही हो तुम? अरे सच कह रहे हैं हम। और तो और जिसने मयंक को अगवा किया था उसके साथ हमने इसे देखा था। मैंने कुछ नहीं किया।
मैं सच कह रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, मैंने मयंक के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स दोनों चेक किए। मयंक की मां ने कहा था कि 8 अगस्त की शाम को रंगोली ने उसके घर से किसी को फोन किया था, जबकि कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन उस एरिया से रंगोली ने किसी को भी फोन नहीं किया था और नहीं वहां उसके पास किसी और का फोन आया था। मैं रंगोली का वकील महेश नाथ। ये रंगोली के फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड, आई एम श्योर आपको मालूम पड़ चुका होगा अब तक कि रंगोली ने मयंक के घर से किसी को कोई कॉल नहीं किया था। ये हैं रंगोली के बेल के पेपर्स। जा बेटा, रंगोली को बुला के ला। अरे सोमू, वो कभी चांद निकल आया। अरे ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ा है? तू भी ना। अरे रंगोली, मुझे नहीं लगता इसने उस लड़के का किडनैप कराया होगा, नहीं तो खुद सुसाइड क्यों करती। ये भी तो हो सकता है कि इसी ने लड़के का किडनैप किया और हमारे डर से सुसाइड कर लिया। चेक करो शर्मा। शालिनी उधर जाके देखो। यादव जी क्या करते हो यार, क्राइम सीन है, सारे सबूत है उधर, साफ करो उसे। शर्मा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। रंगोली अपनी नई जिंदगी का बाहें पसार कर इंतजार कर रही थी, लेकिन मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। और दूसरी तरफ पुलिस, उसे मयंक के बारे में अब भी कुछ पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने रंगोली की मौत को आत्महत्या करार दिया, लेकिन रंगोली के ऑनलाइन फॉलोअर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। सब बेकार की बात है। जो लड़की सुसाइड के खिलाफ थी वो भला सुसाइड क्यों करेगी? पहले तो रंगोली को मयंक की किडनैपिंग के लिए फ्रेम किया गया और अब उसके मर्डर को सुसाइड बताया जा रहा है। आप रंगोली का कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, क्या वो किसी एंगल से परेशान थी या डिप्रेशन में थी। कल को कोई मुझे भी मारकर टांग देगा, पुलिस उसे सुसाइड बता देगी। मीडिया आउटरीच के चलते रंगोली के सुसाइड केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। अब इस बात की पुष्टि क्राइम ब्रांच को करनी थी कि क्या रंगोली ने आत्महत्या की थी या सच में वो किसी दरिंदे का शिकार बनी थी। मैम, मैं ASI योगिता कुमारी। ये कुछ रॉबरी के केसेस हैं और ये मैम ईव टीजिंग के, और मैम ये एक मर्डर केस है। किसका मर्डर? आशा शुक्ला। मैम यहाँ कानपुर की लोकल नेता थी और इंटरनेट पर भी बहुत पॉपुलर थी। किसी ने घर में घुसकर मर्डर किया है। लूटपाट का मामला रजिस्टर हुआ है। लेकिन इसका तो... जी हाँ मैम, लोगों का कहना है कि विपक्ष के नेता महानंद महतो ने इसका मर्डर किया है, क्योंकि दोनों में 36 का आंकड़ा था। मैम, आशा शुक्ला के 2 बेटे हैं जो कि उसके पार्टी के काम में उसका हाथ बटाते हैं, और पति है उसका उसके काम से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मुझे इस केस की सारी डिटेल्स चाहिए। बहुत पुरानी कहावत है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना बड़ा एक्टर था, उसने सुसाइड करने से पहले अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने फैंस के बारे में तो सोचना चाहिए था। दुनिया में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सब सुसाइड कर लें। नहीं, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, पर उसका डटकर सामना करना ही बेहतर है। रंगोली इस वीडियो में डिप्रेस तो नहीं लग रही है, इंट्रोवर्ट जरूर लग रही है। आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक से तो की थी ना? जी सर। सर, रंगोली के ऊपर अपने होने वाले पति की किडनैपिंग का शक था। वो केस फाइल में अच्छी तरह से पढ़ चुका, आगे बताइए। हाँ, तो बस सर, रंगोली ने मयंक की किडनैपिंग से परेशान होकर सुसाइड किया होगा, या फिर हम दोबारा उसे अंदर कर देंगे इस बात से परेशान होकर सुसाइड किया होगा। मयंक के बारे में पता चला? सर, कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर हमने उसके सारे रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लीन है। दुश्मनी जैसा भी कोई क्लू नहीं मिला। सर, उसके पिता रमाकांत, उनका सीमेंट का बिजनेस है, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं सर। रंगोली की पोस्टमार्टम किसने की थी? सर, मैंने पोस्टमार्टम किया था, सुसाइड था, और बॉडी पे कोई इंजरी मार्क्स या कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं मिले थे। गले की हड्डी टूटने की वजह से उनकी मौत हुई थी। सर, रंगोली के फॉलोअर्स भी ना एक सुसाइड केस को मर्डर केस बनाने पे तुले हुए हैं।
सर, आशा शुक्ला मर्डर केस में विपक्ष नेता महानंद महतो का नाम उछाला जा रहा है और सर उसके पति शशिकांत शुक्ला भी शक के घेरे में है। लेकिन सर मेरे सोर्स कहते हैं कि ये मर्डर। आशा शुक्ला का केस आपको किसने दिया? देखो तुम नई आई हो, पहले इस शहर को समझ लो। और रेप, मर्डर और किडनैपिंग के जो केसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेल ऑफिसर्स हैं। तुम एक काम करो, वो जो नाके का यूजुअल पेट्रोलिंग है वो संभाल लो। ओके? आई एम सॉरी मैम, यहाँ पर फीमेल ऑफिसर को सीरियस केस नहीं देते। लेकिन तुम तो रेडी हो ना सीरियस केस लेने के लिए? बिहार के सिवान में एक मर्डर हुआ था शंभू प्रधान का, उस केस की स्टडी करो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आशा शुक्ला के मर्डर केस के तार इस केस से जुड़े हुए हैं। अरे कितनी बार बोले हैं तुमको कि तुम दरवाजा बंद करके मत बैठा करो, हमको बाथरूम जाना होता, पता तो है तुम्हें। हर बात पे काटने को दौड़ना जरूरी होता है क्या? हम काटने को दौड़ रहे हैं? 4 साल मंदिर में माथा टीके है ना, तब जाके गोद भरी है हमारी। तुमको कोई शर्म वरम तो है नहीं, ये नहीं कि बीवी है तो थोड़ा ख्याल ही कर लो। अरे यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है, क्या बोले तुमको? आप कौन? क्राइम ब्रांच। कहीं जाने की तैयारी हो रही है? अब वो एक्चुअली क्या है कि दुबई में अपने एक पार्टनर के साथ मैं नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा था। तो आप कौन? मैं रंगोली का चचेरा भाई विक्रांत। क्या है, रंगोली का केस अब क्राइम ब्रांच को दे दिया गया, तो जब तक का केस सॉल्व नहीं हो जाता आप में से कोई भी शहर छोड़ के नहीं जाएगा। हमारी बेटी का मौत आप लोग कारण हुआ था, अब कहाँ है हमारी बेटी का मौत का तमाशा बनाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, आपका गुस्सा और दर्द दोनों समझता हूं, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि अगर आपकी बेटी के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, कुछ भी गलत हुआ है, तो उसको इंसाफ मिला? बताइए, उस रात को क्या हुआ था? करवा चौथ का दिन था, रंगोली ने भी जिद पकड़ ली थी कि वो भी करवा चौथ का व्रत रखेगी मयंक की सलामती के लिए। हाय, ये रंगोली काहे करवा चौथ कर रही है? ये तो खुद ही किडनैप कराई है मयंक को। अरे इतना बड़ा कांड करके बैठी है तो नाटक तो करेगी ही ना, सती सावित्री बनने का। माँ हाँ बेटा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, चांद निकल आए तो बुला लेना। बड़ी दिक्कतें हो रही है। चल। तुम रंगोली या मयंक दोनों की दोस्त थी ना? दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही थी? नहीं सर, उनकी तो अरेंज मैरिज होने वाली थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया था। क्या मयंक की किसी के साथ कोई दुश्मनी है? ये सब तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मयंक से मेरी कभी इतनी बातचीत नहीं हुई। लाश को सबसे पहले तुमने देखा था ना? मैंने रंगोली को पहले नहीं देखा था। समू बेटा, तुमने रंगोली बुआ के कमरे में किसी को देखा? बोलो बोलो। एक मिनट, आप मेरे बेटे को इसमें मत खींचिए प्लीज, यू ऑलरेडी शॉक में। इसे कोई इंक्वायरी नहीं होगी, आई एम सॉरी। आप हमसे क्या पूछताछ कर रहे हैं? हमारा बेटा गायब है, आप लोग भूल गए क्या? सबको रंगोली की मौत की पड़ी है। करवा चौथ के दिन 7 बजे आपका मोबाइल लोकेशन उसी एरिया में था। क्या कर रही थी वहां पर? अरे हाथ जोड़कर भीख मांगने गए थे हम उसके पास। कहाँ छुपा के रखा है उसे? वो ठीक तो है ना? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं खुद मयंक को लेके बहुत परेशान हूँ माँ। हमने इतनी मिन्नतें की उससे, लेकिन उस लड़की ने हमारे बच्चे का पता नहीं बताया। देखिए, मयंक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक रंगोली का केस इन्वेस्टिगेशन ऑन है, आप लोग शहर छोड़ के मत जाइए। ये मयंक की बाइक है? जी। इसी का एक्सीडेंट हुआ था? जी। रिपेयर कहाँ करवाई? पता नहीं, वो ठीक करा कर ही लाया था। जरा पता करना मयंक का एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था। सर। मैम, मैंने सिवान के शंभू प्रसाद के केस की स्टडी की। आपका शक बिल्कुल सही था। आशा शुक्ला और शंभू प्रधान के केस में जरूर कोई कनेक्शन है, क्योंकि शंभू प्रधान को बहुत बुरी तरह से मारा गया है और उसका टेबल से सर कुचला गया था। और शंभू की बहन लाली का मर्डर करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गई। वहां पर किलर का अस्थमा पंप भी मिला था ना? यस मैम। एक काम करो, आशा देवी के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, मुझे सबकी डिटेल चाहिए। मुझे देखना है कि वो ऐसे किसके कांटेक्ट में थी जिसको अस्थमा है, और सभी मेडिकल पर भी जाके चेक करना होगा। यस मैम।
तक तुम्हारा टूर नहीं खत्म हो रहा। तो मुझे भी तुमसे दूर रह के कहाँ मजा आता है। सर, जिस दिन मयंक का एक्सीडेंट हुआ था ये उसी दिन की फुटेज है। ये देखिए सर, ये पहली फुटेज है। इस फुटेज में मयंक बाइक चला रहा है। दूसरी फुटेज, इस फुटेज में मयंक बाइक नहीं चला रहा है, वो घसीट के लेके जा रहा है। और कपड़े देखिए सर, खून लगा हुआ है, मतलब तब तक एक्सीडेंट हो चुका होगा। तीसरी फुटेज, इस फुटेज में मयंक दोबारा बाइक चला रहा है, मतलब रास्ते में कहीं उसने अपनी बाइक ठीक करवा ली होगी। जरा पता करना है इस एरिया में मयंक ने कहाँ पर बाइक बनवाई। अरे बेटा, ये क्या पहना है तुमने? माँ, हमें आपकी इसी साड़ी में शादी करनी है। नहीं बेटा, ये तो हमारी शादी की साड़ी है, बड़ी पुरानी है। बेटी के लिए ना माँ की कोई भी चीज पुरानी नहीं होती। मेरा बच्चा। आपने मेरी बेटे के साथ जो किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये फोटो देखो, ये लड़का इधर आया था। सब मार रहा हूँ, सब मारना मत, सब बताता हूँ सब। अरे साहब क्या हुआ? मैं थोड़ा देख। साहब आपको तो बड़ी चोट लगी है। साहब अस्पताल जाओ ना साहब, मुझे पता देकर जाओ, मैं गाड़ी बनवा के भिजवा दूंगा सर। नहीं भैया, एक काम करिए, आप अभी देख लीजिए, मैं वेट कर लूंगा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहब पर गोली चली थी। साहब ये पुलिस केस है, मैं नहीं पढ़ने वाला इस पे। भाई अपना काम करो ना यार, मुझे नहीं चाहिए पुलिस। आपको जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा, बताओ कितने चाहिए। साहब पैसों के लालच में आ गया था साहब, उसने वो पैसे भी दिए साहब, अपना नंबर देके चला गया था कि फ़ोन करके आ जाना। उसका नंबर उसके बाद बंद आ रहा था साहब। सर, मयंक के दूसरे मोबाइल नंबर की डिटेल्स बहुत सारे हिस्ट्री शीटर्स के टच में है। उठा के लेके आओ सबको। हो सकता है इनमें से ही किसी ने जो है मयंक को किडनैप किया हो और मरवा दिया, और दुख में आकर रंगोली ने शायद सुसाइड कर लिया। सर, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि रंगोली खुद से नहीं मरी होगी, किसी ने उसको मारा होगा। ऐसा क्यों लगता है तो? और कौन मार सकता है उसे? तो शायद मयंक ने, क्योंकि जिस रात रंगोली की मौत हुई थी उस रात मयंक के इस दूसरे मोबाइल नंबर की लोकेशन उसी एरिया की है। सर एक और बात, रंगोली की दोस्त काजल के साथ मयंक रेगुलर टच में था, दोनों में घंटों बातें होती थी। तो तुम मयंक को नहीं जानती थी? नहीं सर, I mean 3-4 बार बात हुई है हमारी। 3-4 बार नहीं, ये 3-4 घंटे बात होती थी तुम लोगों की। ये रिकॉर्ड डिटेल्स, ये बात तुमने हमसे इसलिए छुपाई थी ना क्योंकि तुम्हारा अफेयर चल रहा था उसके साथ। सर मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था, हम लोग फोन पर बात करते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? रंगोली की मौत बड़ी बात नहीं हुई। मयंक ने तुमसे झूठ कहा था, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसमें गोली चलाई गई थी, और उसने अपने झूठे किडनैपिंग का केस जो है रंगोली पे डाल दिया था, जबकि उसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी। जिस रात रंगोली की मौत हुई उस रात मयंक का मोबाइल लोकेशन उसके घर के पास ही था। तो सर आप लोग मयंक को ढूंढिए ना, मैंने कुछ नहीं किया और मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मयंक कहाँ है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन कभी कभी वो सट्टे के लिए आता था साहब, और इकबाल कादरी उसकी काफी दिनों से तलाश में था। उसने 50 लाख रुपए लिए थे उससे। ये इकबाल कादरी चाहिए मुझे। सर एक डेड बॉडी मिली है। बॉडी 80% जल चुकी है और बॉडी के पास से हमें ये वॉलेट मिला। लगता है इसे मारा कहीं और गया है और जलाया कहीं और गया है। मिसिंग कंप्लेंट से पता करो, पर्स में चेक करो क्या है। सर ये तो मयंक की आईडी कार्ड है।
शॉपिंग कराने लाए हो और खुद यहाँ फोन में लगे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आओ गए? सर काजल का कुछ पता नहीं चल पा रहा, वो फरार है। एक काम करो, सारे नाकों को अलर्ट करो और काजल की फोटोग्राफ जो है सभी जगह पर सर्कुलेट करो। सर वैसे मुझे लगता नहीं कि एक अकेली लड़की काजल के लिए इतना सब कुछ कर पाना पॉसिबल होगा। आई मीन रंगोली को मार के फिर टेबल पे चढ़ के पंखे में बॉडी लटका देना, या फिर पहले मयंक को एक जगह मारना और फिर वहाँ से जंगल तक घसीट के ले आके वहाँ जला देना। नहीं सर, नॉट पॉसिबल। ये भी तो हो सकता है कि मयंक और काजल का अफेयर चल रहा हो और मयंक रंगोली से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आकर उसे शादी करनी पड़ रही। शादी से बचने के लिए उसने अपनी ही किडनैपिंग का नाटक रचा और रंगोली को फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब रंगोली बेल से निकल गई तो उसे गुस्सा है और उसे रंगोली को मार दिया। और मयंक का कौन? कादरी जैसे काफी दुश्मन थे मयंक के, हो सकता है उनमें से ही किसी ने मयंक को मारा हो। और काजल को मत भूलो, हो सकता है काजल और मयंक के बीच में झगड़ा हुआ हो और काजल ने ही मयंक को मार दिया। सर, मयंक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर मयंक की मौत बेसिकली सफोकेशन की वजह से हुई थी और 85% बॉडी जल चुकी थी। ये देखिए सर क्या लिखा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रंगोली की मौत से एक दिन पहले ही मयंक की मौत हो चुकी थी। मतलब बॉडी को 10 दिन तक संभाल के रखा गया और अभी जलाई गई। क्या हुआ बेटा? बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे अंकल जैसा ही हूँ। बोलो, बताओ क्या हुआ? बोलो बोलो। सोमो अंदर जाओ। जी कहिए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मयंक का मर्डर हो चुका है, लेकिन आपको बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या आपको पता था कि काजल का मयंक के साथ अफेयर चल रहा था? ऐसा नहीं हो सकता है। काजल तो हमारे घर की बच्ची है और रंगोली के साथ ऐसा नहीं कर सकती। काजल फरार है। पहले हमें लगा था कि शायद मयंक ने ही रंगोली को मारा है, क्योंकि उस रात उसका लोकेशन घर के पास ही था। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मयंक एक दिन पहले ही मर चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मयंक और काजल के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और आप लोगों ने गुस्से में आकर उसे किडनैप किया, उसे मरवा दिया और दुख में आकर रंगोली ने सुसाइड कर दिया। हो गया आपका? या कुछ और कहानी बनाना बाकी है? जाइए, और जब हमारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हो ना तब आइएगा। हम जानते हैं हमारे घर के चिराग को रंगोली के परिवार वालों ने बुझाया। हम छोड़ेंगे नहीं उनको। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें, बहुत बड़ी कीमत। अरे सोमो बेटा, छुट्टी हो गई? हाँ पहचाना मुझे? पुलिस अंकल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। लो लो लो। हाँ फ्रेंड्स, गुड बॉय। अच्छा सोमू, एक बात बताओ, तुम अपने रंगोली बुआ से बहुत प्यार करते हो ना? इस रात क्या हुआ था रंगोली बुआ के साथ? ना ना ना, डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं बेटा, सिर्फ इतना बताओ कि वो आदमी कौन था? लेकिन वो शक्ल नहीं देख पाया था। आपने हमारे बच्चे से हमारे परमिशन के बिना अपनी इंक्वायरी करने की हिम्मत कैसे की? देखिए, एक तो इलीगल काम आप लोगों ने किया है और सवाल जवाब मेरे क्लाइंट से कर रहे हैं। जवाब तो आपको देना पड़ेगा, वो भी कोर्ट में। आप लोगों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम आप लोगों की वर्दी उतरवा कर छोड़ेंगे। मैम, आशा के कांटेक्ट में तो कोई भी नहीं निकला जो अस्थमा का पंप यूज करता हो, और हमने इतने सारे केमिस्ट पर पता किया लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एक काम करो, लॉन्ड्री का पता करो कि इस एरिया में कौन कौन सी शॉप पे मिलती है। मैम, लॉन्ड्री का शंभू और आशा के केस से क्या लेना देना? पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारी करतूतों का? देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। समझोगे तुम और समझाएगी तुम्हें पुलिस। अब तुम देखो हम क्या करते हैं। सर, रमाकांत और प्रताप की बैंक डिटेल्स। सगाई से 1 महीने पहले रमाकांत ने प्रताप के अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। 40 लाख रुपए? यस सर। एक और अजीब बात है सर, जिस रात रंगोली की मौत हुई थी कि अगले दिन सुबह सुबह प्रताप ने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले थे। हाँ,
मैंने प्रताप को 40 लाख रुपए दिए थे। हमारे सीमेंट के बिजनेस में काफ़ी दिनों से घाटा चल रहा था, लेनदारी बहुते बढ़ गई थी, इसलिए मैंने रमाकांत से 40 लाख रुपए उधार लिए थे। रंगोली की मौत के एक दिन के बाद आपने अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए निकाले थे, क्यों? वो माल मंगवाना था, कैश पेमेंट करनी थी। एक दिन पहले आपकी बेटी मरी थी और आपको कैश पेमेंट की फिक्र थी। जिसको मरना था वो तो अपनी मर्जी से मर गई, उसके पीछे काम थोड़ी ना रुकता है। जिसे कैश पेमेंट दी थी ना आपने, उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। सर, प्रताप का क्लाइंट कह रहा है कि उसने प्रताप से 10 लाख रुपए लिया था। तो प्रताप के कहने पर झूठ भी बोल सकता है। इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबकी बैंक डिटेल्स निकालो, पता करो किसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। जी सर। और एक और बात सर, ये रमाकांत जो है वो शादी के लिए कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहा था। उसने रंगोली के नाम पे 30 लाख की एक गाड़ी बुक करवाई थी। ये लड़का और ये लड़की, ये दोनों आपके शोरूम में आए थे गाड़ी लेने के लिए? जी सर। आपने कुछ नोटिस किया था उनके बारे में? उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ सस्पिशियस या कोई बातचीत हो रही हो इनके बारे में? सर, ये लड़का लड़के का तो नहीं पता, इनके साथ एक बुढ़ा था, एकदम ठरकी। इसका मतलब रमाकांत की बुरी नजर थी रंगोली पे। एक बार बात करें सर? कोई फायदा नहीं, मुकर जाएगा। और वैसे भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास उसके खिलाफ। सारा जमीन तो पहले ही बेच चुका हूँ, अब घर और दुकान नीलाम होने की कगार पे है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? 30 लाख काफी है अभी के लिए? अब चलो 40 लाख, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? रंगोली चाहिए। रंगोली? मतलब मयांक से शादी करके विदा कर देना और फिर गांधी जी के बंदर की तरह आग काल मुंह बंद कर लेना। क्या? ठीक है, थैंक यू सर। आपके कहने पे मैंने रंगोली के केस से जुड़े सारे लोगों की इंफॉर्मेशन मंगवाई थी। पुराने ऑफिसर अतुल उपाध्याय की भी। अतुल की साली अंजू के अकाउंट में रंगोली के मौत के अगले ही दिन 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए थे। राजस्थान में रहती है। तुम्हारी साली अंजू ने कबूल कर लिया है कि तुम्हारे कहने पर उसने 10 लाख रुपए जो है बैंक में डाले थे। ये बताओ प्रताप ने तुम्हें ये 10 लाख रुपए क्यों दिए? सर, रंगोली का रेप हुआ था, बस इसी बात को छुपाने के लिए प्रताप ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ और लिखा था। सर, गलती मेरी नहीं है, अतुल सर ने मुझे बहुत प्रेशर दिया था। आई विल मेक श्योर तुम लोगों को सस्पेंड किया जाए और तुम सबके खिलाफ जो है ना कार्रवाई हो। रंगोली के घर की फॉरेंसिक दोबारा से करो, खास तौर से उसके कमरे की। लेकिन सर, इतना टाइम हो गया, अब क्या मिलेगा चेक करके? इन लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है, लेकिन अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई ना तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सब ये मिला सर। इसे फॉरेंसिक में भेजो और रंगोली के डीएनए से टेस्ट करके देखो। हो सकता है रेप होते वक्त रंगोली का दांत टूट गया, या फिर ये रेपिस्ट का भी दांत हो सकता है। रेप किसने किया था? एक्चुअली सर क्या था कि पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने बताया कि रेप हुआ है। हमें तो पता भी नहीं था कि रेप हुआ है। आप कहाँ थे? यहाँ पर ना करवा चौथ का त्योहार हो रहा था और मैंने कुछ साल पहले अपनी बीवी को खो दिया है, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बाहर चला गया था। कहाँ? एक दोस्त के घर गया था। इस दोस्त के सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। आपने 10 लाख रुपए दिए थे ना पुलिस को अपनी बेटी का रेप छुपाने के लिए, या इसलिए दिए थे कि खूनी को छुपा सके? मुझे नहीं पता कि रंगोली का खून हुआ या उसने खुदकुशी की। हम तो बस उसका रेप का बात छुपाना चाहते थे। रमाकांत ने 40 लाख रुपए यूं ही तो नहीं दिए होंगे आपको? देखिए, अब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम, हम लोग यहाँ क्यों आए? खबरी बाबा है तो पूरा पाखंडी, लेकिन सारे बाबाओं की खबरें रखता है। मारा है तुमने? अरे हमने तो छोड़ेंगे नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? छोड़ेंगे नहीं तुमको। हमने नहीं मारा तुमको।
तमाशा बना के रखा है? इनकी रिपोर्ट लिखो, दवा करवाओ। मैं पेट से तब भी इसे तरस नहीं आया हम पर। अरे हमारी सौत पाल रखी है, आज तो इसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की है। साहब मैंने इसे नहीं मारा है, झूठ बोली है। साहब ये देखिए। साहब हम एक इज्जतदार आदमी हैं, आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। इसने जिंदगी मेरी तबाह कर दी थी तो कर ली मैंने दूसरी शादी। साहब हमने भी डॉक्टर से टेस्ट करवाया था, हम बाप नहीं बन सकते हैं, तो एक बच्चा कहां से आ गया? अब इस बात को यही खत्म करोगी कि आगे बढ़ाओगी? वो दांत रंगोली का नहीं था, हो सकता है रेपिस्ट का हो। ऐसा भी हो सकता है कि रेप के बाद रंगोली ने सुसाइड कर लिया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि रंगोली का खून किया गया। तो देखो, ये रंगोली के हाथ में कलर लगा हुआ है और यहाँ फांसी के फंदे पे कहीं पर भी कलर नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रंग सूख गया हो। रंगोली ऑयल पेंट करती और ऑयल पेंट सूखने में काफी वक्त लगता है। अगर रंगोली ने दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाया है तो कहीं ना कहीं ऑयल पेंट के निशान तो होने चाहिए, लेकिन कहीं नहीं। इस दुपट्टे को दोबारा से जो है फॉरेंसिक के लिए भेजा। ओके सब। वो दांत अगर रेपिस्ट का है तो उसे चोट तो जरूर लगी। आसपास के डेंटिस्ट से पूछताछ करो, और हाँ, रंगोली के कांटेक्ट में अगर कोई डेंटिस्ट है तो उससे भी पूछताछ करो। सर काजल को गांधीनगर एरिया में देखा गया है। उस एरिया में सबको अलर्ट करो जल्दी। यस सर। कपड़ा निकालो। बाहर निकालो इसे। चल सर, सर चल सर। वो बॉडी किसकी थी जिससे तुम लोगों ने प्लांट की थी? सर वो डेड बॉडी मैंने मॉल से खरीदी थी। लेकिन तुम्हारे फादर ने तो बॉडी को आइडेंटिफाई किया, कैसे? वो उन्हें इंश्योरेंस के 2 करोड़ मिलने वाले थे। लेकिन सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और तुम लोग जो है रंगोली को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए रंगोली को तुमने रास्ते से हटा दिया। और जब हमें पता चला कि तुम लोगों का अफेयर चल रहा है तो तुमने एक ऐसी बॉडी को प्लांट किया जो रंगोली की मौत के 1 दिन पहले मर चुकी थी। Am I right? ताकि तुम लोगों पर इल्जाम नहीं है। सर मैं रंगोली से शादी करना ही नहीं चाहता था और अपनी किडनैपिंग मैंने खुद प्लान की थी। लेकिन सर मैं रंगोली को फंसाना नहीं चाहता था, तो मेरी माँ ने गुस्से में आके उसे फंसा दिया। सच तो ये है कि रंगोली भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है मयंक कि मैं क्या करूं। मुझे ये शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सर रंगोली का एक बॉयफ्रेंड था और वो मेरे साथ मार्केट जाने के बहाने उससे ही मिलती थी। कौन था उसका बॉयफ्रेंड? सर नाम नहीं जानता, लेकिन मेरे फोन में उसकी एक फोटो है। इसका फोन दो, दिखा। सर ये तो अंकुर है। अंकुर? सर इसकी पहली बीवी ने इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरी शादी का आरोप लगाया था। तुम्हारी 2 शादियां हुई है ना? हाँ सर, लेकिन रानी हमें कभी पसंद नहीं थी। माँ की सेवा के लिए उससे शादी करी थी हमने। और ज्योति से? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी तो ज्योति के पिताजी ने हमारी काफी मदद की थी, इसलिए हमने ज्योति से शादी भी की। फिर भी रंगोली पे नजर थी तुम्हारी? सर हम तो रंगोली से प्यार करते थे और वो भी हमसे बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करते थे तुम कि उसके घर तक पहुंच गए। तुम्हारी मोबाइल लोकेशन जिस रात रंगोली का मर्डर हुआ उस रात तुम वहीं पर थे। इनफैक्ट 1 रात पहले भी तुम वहीं पर थे। सर रंगोली ने हमें खुद बुलाया था उसके पास। अंकुर मुझे बहुत डर लग रहा है। मयंक को पता नहीं किसी ने अगवा कर लिया है। यहाँ मेरा जीना आराम हो गया है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम हमको कल तक का समय दो, हम तुमको यहाँ से ले जाएंगे। कल करवा चौथ है और कल से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। रंगोली ने हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, हम वहां गए भी और वहां पर पुलिस थी। फिर हमें पता चला कि रंगोली ने खुद अपनी जान दे दी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रंगोली को तुम्हारी शादियों के बारे में पता चल चुका हो और तुम्हारे साथ जाने से उसने इनकार कर दिया और तुम गुस्से में आकर उसका रेप किया और उसे मार डाला। कैसी बात कर रहे हैं सर? सच बात कह रहा हूं मैं। इससे अच्छी तरह से पूछताछ करो
और जो दांत मेरा है ना, इसके दांतों के साथ उसका डीएनए टेस्ट करके देखो। लेके जाओ सर, इसकी जन्म कुंडली निकालो। सर एक अजीब बात है, हम अंकुर को ग्रिल कर रहे थे तो पता चला अंकुर तो लड़का है ही नहीं, लड़की है वो। अनामिका नाम है उसका। क्या क्या बोल रहे हो तुम? पिछले 16 साल से लड़का बन के रह रहा था और अब तक पैसों के लिए 4 लड़कियों से शादी करके उन्हें डंप कर चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने नोटिस तक नहीं किया। खैर, वो दांत का डीएनए मैच हो? सर विक्रांत, रमाकांत, प्रताप, मयंक और अंकुर सबके डिटेल्स भेज दिए मैंने। सर रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। सर मोतीनगर एरिया के डेंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि रंगोली की मौत के अगले दिन ये आदमी उनके घर आया था। इसका एड्रेस भी मिल गया हमें। अरे सुनो, ये जो बंद घर पड़ा हुआ है ये किसका है? पता नहीं सर, कल भी पुलिस अफसर आई थी, अपना नंबर दे के गई हैं, बोल रही थी कोई आएगा तो बताना। पुलिस ऑफिसर? हाँ सर, मैं वहां गई थी। सर ही इज अ सीरियल किलर। सीरियल किलर? यस सर। पहले ये पुलिस में था। सबसे पहले इसने कांस्टेबल की बेटी का रेप एंड मर्डर किया। सर इसे सजा भी हुई और ये जेल से भाग भी गया। और सर उसके बाद ये अलग अलग जगह नाम और हुलिया बदल कर रह रहा है। 8 लड़कियों के साथ रेप एंड मर्डर कर चुका है। इससे पहले नेत्राहत में लाली का रेप भी किया। उस वक्त उसके भाई शंभू ने देख लिया तो इसने शंभू को भी मार डाला। सर इसने लाली के ऊपर भी अटैक किया था लेकिन लाली बच गई। सर ये देखिए, सर ये ऐसी लॉन्जरी पहनता है और अस्थमा पंप भी यूज करता है। सर और तो इसने बाबा बनकर कई रेप भी किए हैं। किसी ने इसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया? सर मैंने किया है। सर इसने सीरियल किलर को पकड़वाने के बहाने मेरे साथ रेप करने की कोशिश भी की थी। मैं रंगोली का वकील महेश नाथ। ये रंगोली की फोन कॉल से रिकॉर्ड्स हैं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ ही वो रंगोली के केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। कहिए। आप रंगोली को जानते थे? किस किस्म की लड़की थी वो, कैसी थी? बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन लड़की सीधी सादी थी और कम बोलती थी और मैं की किडनैपिंग की वजह से थोड़ा परेशान भी थी। हम श्योर जैसी भी थी लेकिन कोई क्राइम नहीं कर सकती थी कभी। उसने तो कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन आपने क्राइम जरूर किया। कहना क्या चाहते हैं आप? बताता हूं। आप पुलिस ऑफिसर थे ना पहले? लॉयर कैसे बन गए? तुझसे तो ना मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। तो मुझे मार मार के मार भी देगी ना, लेकिन तेरा हिसाब चुकता नहीं होगा। बोल, क्यों मारा सबको? तलब चीज ये ऐसी है कि एक बार लग जाए तो छूटते ही नहीं। ये इंटरनेट पे जितनी लड़कियां फेमस होती है ना, बहुत अट्रैक्ट करती थी। रंगोली बहुत फेमस थी, अच्छी की तरह लगती थी। मेरा दिल आ गया उसके ऊपर। वो सब टेरेस पर है। तभी तो मैं यहाँ हूँ। मुझे भी ना बहुत मजा आएगा जब तुझे फांसी होगी, समझा? लेके जाओ। महेश जैसे अपराधी को इंसान बुलाना पूरी इंसानियत को शर्मिंदा करने के बराबर है। महेश एक हैवान था और उसे मासूमों की जिंदगी से खेलने का शौक था। वैसे हैवानियत प्रताप और रमाकांत दोनों ने दिखाई थी। प्रताप ने अपनी बेटी रंगोली का सौदा किया था और रमाकांत रंगोली को अपने घर की बहू बनाकर उससे अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहता था। देखा जाए तो रंगोली की जिंदगी में परेशानियों की कमी नहीं थी, लेकिन भंवर में फंसे होने के बाद भी रंगोली ने हिम्मत नहीं हारी थी। रंगोली इन सब से निकलने के लिए प्रयास कर रही थी। शायद वो बचकर निकल भी जाती अगर उसके ऊपर महेश की बुरी नजर नहीं पड़ती। अब सवाल ये उठता है कि महेश जैसे अपराधियों से बचा कैसे जाए। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हर वक्त सतर्क रहें, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। मैं आपको जिंदगी डर कर गुजारने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर वक्त सचेत रहना बहुत जरूरी है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क।
जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।